नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोगों को जानकारी होगी कि फ्रीज और एक एयर कंडीशनर कैसे काम करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि वो किस साइकिल पे काम करता है? देखिए, मैं आजकल जो आपको लोगों को वीडियोस लेके आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग की। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे एक एयरक्राफ्ट में आपकी जो है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करती है या कौन कौन से आपके कंपोनेंट होते हैं। आज हम बात करेंगे जो घर में फ्रीज होते हैं आपके, या जो घर में आपका एसी होता है, वो कैसे या किस साइकिल पे काम करता है। मैं उसकी आज चर्चा करूंगा, उसकी मैं बात करूंगा, या उसमें कौन कौन से आपके मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो, इस साइकिल का नाम होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब इस साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस साइकिल में आपके भी 4 कंपोनेंट होंगे जैसा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में होते हैं, लेकिन थोड़े से अलग होंगे। जैसे अगर सबसे पहले कंपोनेंट की बात करूं तो सबसे पहला कंपोनेंट होगा इसमें कंप्रेसर का। जैसा उसमें था उसी इसमें भी कंप्रेसर होगा। दूसरा प्रोसेस, इस बार कूलर नहीं होगा क्योंकि फेज चेंज होगा, और उस कंपोनेंट का नाम होगा कंडेंसर। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर होता है जो फेज चेंज करता है। तीसरा कंपोनेंट आपका एक एक्सपेंशन डिवाइस होगी। वो एक्सपेंशन डिवाइस आपकी या तो कैपिलरी ट्यूब हो सकती है या उसमें थर्मोस्टैटिक बॉल हो सकती है। तो एक्सपेंशन डिवाइस कह सकते हैं इसको हम। उसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट होगा वो इस बार रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, वो होगा आपका इवोपरेटर। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के। और इसमें 4 कंपोनेंट अगर हम इसको एक लेआउट डायग्राम से समझाएं तो कुछ इस तरह से होंगे। पहला आपका कंपोनेंट हो गया कंप्रेसर, दूसरा कंपोनेंट हो गया आपका कंडेंसर, तीसरा कंपोनेंट हो गया आपका एक एक्सपेंशन वॉल या एक्सपेंशन डिवाइस, उसके बाद आपका इवोपरेटर, और लास्ट कंपोनेंट हो गया आपका कंप्रेसर। अगर हम इसको प्रोसेस की बात करें तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। पहले तो आप ये देखना चाहेंगे कि भाई इसमें जो है डिफरेंस क्या है। अगर हम एयर रेफ्रिजरेशन के साथ कंपेयर करें तो क्या क्या अंतर आपको नजर आ रहा है। कंप्रेसर सेम है, दूसरा इसमें भी आपका एक हीट एक्सचेंजर है जिसको हम कंडेंसर बोल रहे हैं, वहां पर कूलर था। उसके बाद एक्सपेंशन वॉल है, वहां पर एक टरबाइन लगा हुआ था, एक्सपेंडर था। और यहाँ पे आपका चौथा कंपोनेंट है वो इवोपरेटर है, ना कि रेफ्रिजरेटर। सबसे बेसिक अंतर तो ये है कि इसमें जो है आपका रेफ्रिजरेंट इस बार एयर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो सीओपी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बड़ी कम होती है, इसकी सीओपी ज़्यादा होती है। तो इसमें रेफ्रिजरेंट भी अलग होगा। जनरली इसमें जो रेफ्रिजरेंट होते हैं आपके, वो आपके फ्लोरो या इस तरह के जो है क्लोरोफ्लोरो, जो पहले क्लोरोफ्लोरो मीथेन इस तरह के यूज़ करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा हमने इसको CFC को थोड़ा सा कम किया है। तो इसमें रेफ्रिजरेंट जो होते हैं आपके, वो जैसे आजकल हम R134A इसको यूज़ करते हैं। इसका जो है केमिकल नाम भी होता है, वो मैं किसी दिन बाद में डिस्कस करूँगा। या R12 आपका हो सकता है, या R22 हो सकता है। दीज आर द रेफ्रिजरेंट्स यूज्ड इन द वेपर कंप्रेशन साइकिल। ये मैं किसी दिन चर्चा बाद में करूँगा कि इनका फुल केमिकल नेम क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन जो उद्देश्य है वो इसकी वर्किंग है। अब इसमें अगर हम बात करें इसका प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी 4 प्रोसेस होंगे, 4 डिफरेंट कंपोनेंट में। तो अगर प्रोसेस के अनुसार मैं समझाऊं, प्रोसेस 1 से 2, आप क्या करेंगे, जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा वो इनलेट पे उसका लो प्रेशर वेपर आपकी होगी और उसको हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करेगा, यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ही इसमें भी होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। दूसरा प्रोसेस 2 से 3 आइसोबारिक, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपका हीट रिजेक्ट होगी, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस।
तीसरा प्रोसेस आपका इसमें आपका इस बार आइसेंथैल्पिक यानी कि एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। और लास्ट प्रोसेस 4 to 1 आपका आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि आप इस साइकिल के अंदर जो वर्क दे रहे हैं वो कंप्रेसर को देंगे और जो आपको इफेक्ट मिलेगा डिजायर्ड इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट वो आपको इवोपरेटर में मिलेगा। ये आपका कंप्रेसर है, ये आपका कंडेंसर है, ये आपका एक्सपेंशन वाल्व है और ये आपका इवोपरेटर है। जैसे आपका फ्रीज है, फ्रीज की में देखा होगा आपने कि जो इवोपरेटर या कूलिंग कोयल होती है वो सिस्टम के अंदर होती है। बाकी 3 कंपोनेंट जो आपने कंप्रेसर को देखा होगा, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है और हम वहीं पे आपको सप्लाई देते हैं। तो वो कंप्रेसर बाहर होगा, आपने कंडेंसर पीछे देखा होगा फ्रीज के, वो भी लगा होगा, एक कैपिलरी ट्यूब या वॉल लगी होती है और चौथा इवोपरेटर अंदर की तरफ होगा। अब इसका काम कैसे होता है? अगर मैं इनलेट पे कोई रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर वेपर आपकी जा रही है अंदर, तो वो हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा, अगर हम बात करें हीट रिजेक्ट हो रही है आपकी आइसोबारिक, यानी कि इसमें फेस चेंज हो रहा है, आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कम होगा, उसकी वजह से आपकी हीट रिजेक्ट होगी और आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड यानी कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसके बाद ये इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर में लेना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर जो है कम करेंगे आप उस रेफ्रिजरेंट का और आप इसको भेजेंगे इवोपरेटर में, जहाँ पे आपको हीट उसकी एब्जॉर्ब करेंगे और रेफ्रिजरेंट हीट लेगा। और इसका अगर हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा मैं इसके पीएच और टीएस डायग्राम से, तो देखिए जो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम है आपका, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम से आप समझ सकते हो तो प्रेशर एंथैल्पी, H फॉर एंथैल्पी और P फॉर प्रेशर। अगर हम इसकी बात करें तो ये डॉम बन गया आपका, यानी कि एक साइड आपकी लिक्विड है, एक साइड आपका वेपर है। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका 1 से 2, उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस, उसके बाद एंथैल्पी कांस्टेंट और फाइनली 2 से 3, यानी कि 2 हो गया, 2 डैश कह सकते हो उसको, क्योंकि पहले ये सुपर हीट से वेपर की कंडीशन में आएगा, फिर ये लिक्विड पे चला जाएगा और ये 4। तो ये पीएस डायग्राम हो गया। उसके बाद अगर इसको टीएस डायग्राम में मैं बनाऊं तो टीएस डायग्राम ऐसे कुछ होगा। और आइसेंट्रोपिक, पहले हम कंप्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आप टेम्परेचर यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और ये ऐसे आपका 2 से 3, 1 2 2 डैश और 3, और फिर ये ऐसे कुछ होगा और फाइनली ये आपका 4 से 1। तो ये टीएस डायग्राम है। जो प्रोसेस है मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि पहला प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दूसरा प्रोसेस आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, तीसरा प्रोसेस आइसेंथैल्पिक, एंथैल्पी इस बार कांस्टेंट होगी और ये इसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, और 4 to 1 आपका आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये आपका है वेपर कंप्रेशन साइकिल, जो आपके घर के फ्रीज में भी यूज हो रही है, आपके एसी में भी यूज कर रहे हो, या बड़े सिस्टम के लिए इंडोर स्टेडियम में भी यूज करते हैं, ऑडिटोरियम में यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में यूज करते हैं, सेंट्रल एसी जितने भी हैं या स्प्लिट एसी हैं या विंडो एसी हैं, सब इसी पे काम करते हैं, इसी साइकिल के ऊपर काम करते हैं। या इसके सीओपी की अगर मैं बात करूं तो सीओपी कैसे निकालेंगे? तो सीओपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क। और वर्क कहां दे रहे हो आप, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहां मिल रहा है आपको? अगर मैं एंथैल्पी की टर्म में लेंगे
तो मास इनटू एंथैल्पी चेंज, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो एंथैल्पी चेंज कहाँ हो रहा है, अगर हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट करें तो कहाँ पर मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है 4:1 पे। तो हम कह सकते हैं कि H1 माइनस H4 बाई H1 माइनस H4, और कंप्रेशन यानी कि आपको जो वर्क दे रहे हो कहाँ दे रहे हो, H2 माइनस H1। तो आप H4 को लिख सकते हैं, H3 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं H1 माइनस H3 बाई H2 माइनस H1, या कई बार हम इसको H1 माइनस HF3, क्योंकि वो लिक्विड पे बात कर रहे हैं, तो H2 माइनस H1 ये भी कह सकते हैं। तो ये सब जो है COP निकालने के तरीके हैं, या फिर हम मास इनटू डेल्टा H की हम जब बात करते हैं वहाँ से निकाल के आपको दिखाया। तो आई थिंक ये साइकिल आपको समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। खास तौर से जो डिप्लोमा, ITI या BTech के जो स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के या बाकी इंजीनियरिंग के, जिनके सिलेबस में इस कोर्स है, वो उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आगे मैं बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, और मैं हर फील्ड से लेके आने वाला हूँ। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हमारे छात्र हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बड़ी चीज़ हो गई है कि भाई ये कहाँ से सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आगे भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर बाकी मैं एटम्स के लिए या इस तरह की जो वीडियोज़ हैं मैं आने वाले टाइम में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा, आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मुझे मोटिवेट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।